हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गौरव ज्ञान धारा पर। सबसे पहले तो आप सबको बधाई। अपना चैनल जो है वो लगभग 5 लाख कंप्लीट होने वाला है, इसलिए आप सबको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन और थैंक यू। अपन पढ़ रहे थे साथियों पशु परिसर का पार्ट बी, जिसकी 2 क्लासेस अपन ने अपलोड कर लिए हैं। कुछ कंफ्यूजन था फर्स्ट जो क्लास ली थी उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी हुआ था, क्योंकि थोड़ी तबीयत भी लूज थी और मैंने क्या है कि वो मेरे पास जो बुक थी वो भी थोड़ी अपडेटेड नहीं थी। अब चेंज हो गई है, सारी अपनी बुक आ चुकी है। उसको आराम से मैंने कंसल्ट किया, 2-3 बुक ली, ऑथेंटिक एनसीईआरटी की भी, पुरानी आरबीएससी की भी। तो अब कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आराम से पढ़ेंगे और सब आपको याद हो जाएगा इजी वे में। अपन पढ़ रहे थे साथियों गाय की, यानी कि सॉरी पशुओं की नस्लें, जिसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा गाय की नस्ल। 3 प्रकार की गाय होती है, मतलब दुधारू, द्विकाजी और भारवाही। ये अपन ने तीनों पढ़ लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नस्ल अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भैंस। ठीक है, क्रम से चलेंगे, भैंस फिर बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ा, इन सब की भी अपन धीरे धीरे क्लासे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए भैंस की प्रमुख नस्लें। सबसे पहले गाय का बॉटनिकल नाम आपको याद होना चाहिए, बी इंडिकस कहो या बॉस इंडिकस कहो, भारतीय गायों का नाम। विदेशी गायों का नाम बॉस टार्सस। इंडिकस मतलब इंडिया से बना है, इसीलिए उसको इंडिकस बोलते हैं, इंडिया से मिलकर बना है। इसी तरह इसका नाम भैंस का क्या नाम हो जाएगा, बुबेलस बुबेलिस। देखिए दोनों एक जैसे ही नाम है, कैसे याद रखना है, इजी है। भैंस को क्या बोलते हैं, बफेलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बफेलो। बफेलो, तो भैंस की स्पेलिंग देखिए, बी से बफेलो और बी से बुबेलस बुबेलिस। दोनों किससे स्टार्ट हो रहे हैं, बी से। तो इस प्रकार से भी आपको याद हो जाएगा कि दोनों वर्ड एक जैसे, बुबेलस बुबेलिस। ये हो गया इसका वैज्ञानिक नाम, या फिर इसे ही बोलते हैं जूलॉजिकल नाम। और जो पेड़ पौधे जो होते हैं उसे बोलते हैं बॉटनिकल नेम। दोनों किसकी शाखा है, दोनों बायोलॉजी की शाखा है। एक होती है जंतु विज्ञान और दूसरी होती है पादप विज्ञान। तो पादप जो होते हैं उसको अपन बोलते हैं बॉटनिकल नेम्स, और जो जीव जो होते हैं, मनुष्य या फिर जो जितने भी पशु है, जानवर है, वो सब होते हैं जूलॉजिकल नेम। तो इसको वैज्ञानिक नाम कहो या हो सकता है इसकी जगह पे जूलॉजिकल नेम आ जाए, तो दोनों एक ही बात है। बुबेलस बुबेलिस गाय का था, बी इंडिकस। देखिए गुणसूत्र, गाय के अंदर जो गुणसूत्र अपन ने पढ़े थे कितने थे, 50 थे। इसमें भी कितने हैं, 50 है। लेकिन ये 50 जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं जलीय या फिर पानी की जो भैंस होती है उसमें। अब जलीय भैंस से मतलब ऐसी भैंस जो पानी के अंदर बैठती है, साफ पानी होता है वो बिल्कुल। तो जलीय और पानी में जो बैठने वाली भैंस होती है उसमें होते हैं गुणसूत्र 50। एक इसमें आप जोड़ लेना कि एक 48 गुणसूत्र और होते हैं। 48 किसमें होते हैं, तो वो होते हैं दलदल में। दलदली, दलदली भैंस। तो भैंस कितने प्रकार की होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2 प्रकार की होती है, जलीय यानी या फिर पानी वाली भैंस, दूसरी होती है दलदली जो दलदल कीचड़ में बैठती है। आपने देखा होगा कि गाय के मुकाबले जो है भैंस जो होती है वो पानी के अंदर बैठना ज्यादा पसंद करती है, आस पड़ोस में आपने देखा होगा। तो जो पानी वाली होगी उसमें 50 और जो दलदल वाली होगी उसमें 48। पानी साफ होता है तो इसमें गुणसूत्र भी ज्यादा होते हैं। दलदल कैसा होता है, कीचड़ खराब होता है तो कीचड़ में बैठते ही क्या है, गुणसूत्र भी कम हो जाते हैं, नहीं होते। अच्छी जगह पे रहोगे, संगत अच्छी होगी तो ऊपर जाओगे, और जैसे लोग होगे गलत लोगों की संगत में रहोगे तो धीरे धीरे अपने जो गुण होंगे वो अवगुण में बदल जाएंगे, कम होते जाएंगे। सेम सिस्टम यहाँ पर भी है। देखिए दांतों की संख्या, इन इसमें भी होती है 32 और गाय में भी होती है 32। लेकिन जो बछड़ा जो होता है, चाहे वो गाय का हो या भैंस का हो, दोनों के जो बछड़े होते हैं दोनों के अंदर भी जो जन्म के समय जो दांत होते हैं वो होते हैं साथियों 2। कितने होते हैं, 2। तो यहां पे लिख दीजिए कि जन्म के समय
दांत, ठीक है, तो दांतों की संख्या तो कितने होते हैं? 2। गाय में भी सेम, भैंस में भी सेम। और 32 किस में होते हैं? बकरी में। और किस में होते हैं? हमारे, अपने, मेरे, आपके, सबके कितने होते हैं? 32। यानी कि मानव के अंदर भी दांत होते हैं 32। और मानव सबसे ज्यादा कौन से पशु पालता है? गाय, भैंस, बकरी, यही पालता है, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। तो सब में कितने होते हैं? 32। देखिए, विश्व का प्रथम क्लोन भैंस जो है वो है समरूपा। सॉरी, मेरे थोड़ी प्रॉब्लम है खांसी की। देखिए, ये समरूपा जो है, पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे को वहां से थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा उसे कुछ लिखने के लिए, ठीक है? क्लियर किसी से कर वही स्लाइड चेंज करने के लिए करते ना, ये आता है। देखिए, तो पहली जो क्लोन, प्रथम जो क्लोन भैंस है वो है समरूपा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि प्रथम जो होता है ना वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरी जो एक क्लोन जो है उसका नाम था साथियों गरिमा। क्या नाम है? गरिमा। इसका ईयर नहीं दे रखा है किसी भी बुक में, इसका दे रखा है 2009 में। 2009 में। इसके बाद है तीसरी जो क्लोन है उसका नाम है श्रेष्ठा। क्या नाम है? श्रेष्ठा। ये 2010। चौथी जो है उसका नाम है लालिमा। कालिमा नहीं, लालिमा। 2014। पहली क्लोन समरूपा, दूसरी गरिमा, तीसरी श्रेष्ठा, चौथी लालिमा, ठीक है? समान रूप से आई, फिर उसकी गरिमा बढ़ी, फिर वो श्रेष्ठ हो गई। श्रेष्ठ होने से क्या है? लालिमा आ जाती है शरीर के ऊपर, चमक। तो 2009, 10, 14 इसका सन नहीं दे रखा, ध्यान रखना बुक में। ये चारों आपको याद रखनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहला क्या, इसका तो सीधा नाम पूछेगा कि प्रथम क्लोन भैंस कौन सी है, तो समरूपा। इनके ईयर भी आपको याद रखने हैं कि गरिमा जो है द्वितीय क्लोन भैंस गरिमा है, इसे किस सन में जो है क्लोन भैंस घोषित किया गया? तो 2009। इस प्रकार से इसको आप याद रखना है। भैंसों की जन्म स्थली, भैंस जो है इसका जो उद्भव है, यानी कि सबसे पहले जो भैंस मिली है वो सबसे पहले भारत के अंदर ही है पैदा हुई है। इसका उत्पत्ति स्थान कहो, जन्म स्थली कहो, वो क्या है? अपना देश यानी कि भारत। जो भारत है इसका जन्म स्थान। 2020 की पशु गणना कौन सी? 20वीं पशु गणना हो रखी थी अभी, तो 20वीं पशु गणना। वैसे पशु गणना अपन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है? तो पशु गणना के हिसाब से जो भैंसों की संख्या है वो है 13.6 मिलियन। किसी बुक में 13 भी दे रखा है मिलियन, लेकिन एग्जैक्ट सही है बिल्कुल, ठीक है? अपडेटेड आंकड़ा ये, अपडेटेड आंकड़ा ये कि 20वीं पशु गणना के अनुसार भैंसों की संख्या कितनी है भारत के अंदर? तो 13.6 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ये आपको पता ही होगा। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। तो 13.6 मिलियन जो है वो भैंस है। तो सबसे सॉरी, टोटल भैंसों की संख्या 13.6 मिलियन। भैंसों का उद्भव सब कहां से हुई है? तो इंडिया से, मतलब भारत से। तो एक प्रश्न बनता है कि भारत से इसका उद्भव हुआ है तो सबसे ज्यादा भैंस कहां पर है? दिमाग में आएगा ना कि भारत में है, लेकिन भारत में कहां पर है, मतलब कौन से राज्य में है? तो ध्यान रखना, यूपी। क्या है? यूपी प्रथम स्थान पर है भैंस में। कल अपन ने गाय पढ़ा था, गाय में कौन सा था? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल था। भैंस में क्या हो जाएगा? यूपी, उत्तर प्रदेश। तो फिर अपन ने देखा था कि राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का स्थान है सेकंड। भैंस उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश यूपी का है, सेकंड स्थान राजस्थान का है। उससे भी आगे अपने को देखना हो तो गुजरात तीसरे नंबर पर है, मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है, ठीक है? पांचवें नंबर पर बिहार है। इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर राजस्थान में जो जिले हैं उसमें सबसे ज्यादा भैंस जो है वो कौन से जिले में है? तो अपनी राजधानी गुलाबी नगरी यानी कि जयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक भैंस, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक भैंस कहां पर है? तो जयपुर के अंदर। कहां पर है?
जयपुर में। तो सबसे ज्यादा याद रखा तो अपने को कम का भी याद रखना पड़ेगा। तो सबसे कम कहां पर हुई, तो ये भी आपको याद रखना है कि ज से जयपुर और ज से जैसलमेर। तो सबसे ज्यादा भी जयपुर के अंदर, सबसे कम जैसलमेर, दोनों जे जे डबल जे। तो जैसलमेर में सबसे कम। भैंस। लेकिन पशुओं का घनत्व पूछे तो सबसे ज्यादा बाड़मेर में और सबसे कम धौलपुर में। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ भैंस की, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा यूपी, सेकंड राजस्थान। जिलों में आएंगे राजस्थान में तो सबसे ज्यादा जयपुर, सबसे कम जैसलमेर। जे जे दोनों याद रखना। अब सॉरी, देखिए भैंस का वैज्ञानिक नाम अपन ने पढ़ लिया, बुबेलस बुबेलिस। तो इसका कुल भी तो याद रखना है अपने को, कुल कौन सा है। तो भैंस का कुल कौन सा हो जाएगा, बोवीडी। क्या हो जाएगा, बोवीडी, बीड़ी नहीं बोवीडी। गाय का भी यही है, गाय भैंस भेड़ बकरी सब बोवीडी कुल में, कुल याद रखना है। तो कुल क्या हो जाएगा, बोवीडी। देखिए सामान्यतः भैंसों का जो दूध काल होता है, कितने दिन तक दूध देती है, एक साल में 365 दिन होते हैं, उसमें ये एवरेज है कि 281 दिन जो है ये दूध देती है। कौन, भैंस। भैंस का जो गर्भकाल जो होता है, गर्भकाल से मतलब जब बच्चा जब उसके पेट में जाता है, भ्रूण, जब तक जो है वो बच्चे को जन्म नहीं देती थी, तब तक का जो काल होता है उसे बोलते हैं गर्भकाल। एक और है मध किसे कहते हैं, मध चक्र किसे कहते हैं, मध काल क्या होता है, वो सब अपन आगे डिस्कस करेंगे, अलग से टॉपिक है वो। तो 310 दिन होता है, कितना होता है, 310 दिन। तो अगर भैंस का गर्भकाल 310 दिन है तो गाय का कितना हुआ, वो भी आप याद रख लेना। गाय का होता है 282। सबसे लंबा जो गर्भकाल होता है वो होता है ऊंट का, 390 दिन होता है। कितना होता है, 390। वो ऊंट में अपन पढ़ेंगे, वैसे आगे आएगा ये, लेकिन फिर भी याद रखना है 390। तो कुल याद रखना है बोवीडी का, कुल होगा इसका बोवीडी, नाम होगा इसका बुबेलस बुबेलिस। सब बी से, देखिए बफेलो बी से, बोवीडी बी से, बुबेलस बुबेलिस, तो तीनों बी। देखिए भैंस की नस्लें, भैंस की वैसे जो नस्लें हैं टोटल 20 है, कितनी है 20, लेकिन जो रजिस्टर्ड है, जो मान्यता प्राप्त है वो है 16। कितनी है, 16। तो देख कुल पूछे तो 20 और मान्यता प्राप्त आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, तो 16। जो रजिस्टर्ड जो नस्लें हैं वो 16 है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार इसका, ठीक है। देखिए एक है भैंस, भैंस प्रजनन, क्या है, भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो भैंस प्रजनन केंद्र आपको याद रखना है वल्लभ नगर में। कहां पर है, वल्लभ नगर। अब वल्लभ नगर कहां पर है, झीलों की नगरी, यानी कि उदयपुर। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो वल्लभ नगर उदयपुर में है। तो भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में है। तो भैंस अनुसंधान केंद्र कहां पर है, वो भी तो याद रखना है। भैंस अनुसंधान केंद्र तो वो हिसार में है। कहां पर है, हिसार। यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है इसलिए आपको याद रखना है हिसार के अंदर। कहां पर है, हिसार। हिसार कहां पर है, हरियाणा में। अब एक होता है कि भैंस का जो समूह होता है, जब बहुत सारी अपन देखते हैं रास्ते में भैंसों का समूह खड़ा रहता है, झुंड, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हर्ड। क्या बोलते हैं, हर्ड। ये देखिए ये भैंस है, ये भैंस है, ये एक तरह से देख लीजिए सारा भैंस खड़ी है, बहुत सारी, उनका एक ग्रुप है। तो ये जितनी भी भैंस खड़ी है इन सबका जो ग्रुप होगा उसे बोलेंगे हर्ड इंग्लिश के अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है, हर्ड बोलेंगे। गाय का होगा तो भी हर्ड ही होगा, ठीक है, दोनों में याद रखना है। और वैसे गाय और भैंस जो होती है इनकी आमाशय जो होता है वो बाई तरफ होता है। कहां पर होता है, बाई तरफ।
एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना, जेबो कैटल, जितनी भी देसी नस्लें हैं, चाहे वो गाय की हो, भैंस की हो, भेड़ की हो, बकरी की हो, किसी की भी हो, उन सबको जब विदेशों में भेजा जाता है तो उन्हें बोलते हैं जैबो कैटल। अब ये क्या है जैबो? अपना तो क्वेश्चन तो यही आएगा कि जैबो कैटल जो होती है, भारतीय गायों को विदेशों में क्या कहा जाता है? तो जेबो कैटल। और जेबो कैटल से मतलब ये होता है कि विदेशी जो गाय होती है, गाय और भैंस, जितने भी पशु सबको यही बोलते हैं, ठीक है। तो गाय और भैंस जो विदेशों में जाएगी, तो भारतीय गाय, तो उनको वहां पे जैबो कैटल कहते हैं। भारतीय उष्ण महाद्वीप में जो गाय होती है ना, किसकी वजह से इनको जैबो कहा जाता है? तो इसका फर्स्ट रीजन ये है कि एक तो इनके ऊपर हल्का सा कुबड़ की तरह होता है, जैसे ऊँट के होता है जिसको हम बोलते हैं, ये वाला पोर्शन। एक तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है विदेशी की तुलना में। दूसरा, इनकी जो चमड़ी होती है वो लटकी हुई होती है, स्पेशल आगे वाला जो गर्दन के नीचे गल कंबल होता है, क्या होता है ये वाला, ये क्या है? ये गल कंबल है। तो ये गल कंबल जो है विदेशी नस्लों की तुलना में भारतीय गायों में ज्यादा तो नीचे की तरफ लटका होता है, इसीलिए इनको जेबो कैटल कहा जाता है। कहां पर? जब इसको विदेश के अंदर भेजा जाता है। ये कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी है, तो इसको याद रख लेना। क्या है? देसी यानी कि भारतीय गाय, ठीक है। देसी गाय को विदेश में जेबो कहते हैं। तो भारतीय गाय जब विदेश जाती है तो उसे जेबो कैटल कहा जाता है। भैंस भी इसमें, गाय भी इसमें, सबको याद रखना है। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं भैंस की नस्लें। सबसे इंपॉर्टेंट भैंस में रहेगी ये वाली, यानी कि मुर्रा। रेड कलर में लिखा हुआ तो थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। देखिए, कल अपन ने पढ़ा था कि गाय वयस्क कब होती है, मतलब बड़ी कब होती है? तो अपन ने देखा था कि 24 माह में होती है। कितने में होती है? 24 माह या मंथ, 2 साल। और विदेशी गाय होती है बड़ी 18 माह में, 1.5 साल में। तो भैंस कब होती है बड़ी? यानी कि भैंस के अंदर युवा अवस्था कब आती है, मतलब कब बड़ी होती है? ठीक है, तो ये याद रख, 30 माह होता है। क्या होता है? 30 माह, लगभग 2.5 साल। ठीक है, गाय के अंदर 24 माह, विदेशी गाय के अंदर 18 माह और भैंस के अंदर 30 माह की युवा अवस्था। युवा अवस्था कब विकसित होती है? जब वो 30 माह की होती है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। इस मुर्रा भैंस को ही खुंडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुंडी। खुंडी मतलब अपन घर के अंदर जाते हैं, कहीं बाहर से आते हैं तो कपड़े लटकाते हैं ना, सब जगह हैंगर लगा होता है, इसकी कुंडी होती है। इस प्रकार से उसका क्लिप होता है, एक डंडी होती है लंबी सी, सबके नीचे इस प्रकार से पिन लगी होती है, उसके अंदर अपन कपड़ा लटकाते हैं। तो वो मुड़ी हुई होती है ऐसे बैंड अंगुली की तरह। जिस प्रकार से इसका सिंग देखिए आप, इस प्रकार से मुड़ा हुआ है, क्या मुड़ा हुआ? तो खुंडी की तरह होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है खुंडी। अब इसका एक और ये देखिए, इसके सिंग कैसे होता है? जलेबी की तरह होता है, वो आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता भी यही है कि इसके जो सिंग होते हैं वो खुंडी नुमा होते हैं, इसीलिए इसको खुंडी कहा जाता है। और इसके जो सिंग होते हैं वो जलेबी की तरह होते हैं, क्योंकि जलेबी इस प्रकार से होती है, ऐसे होती है। इसमें 2 3 4 बार राउंड नहीं होंगे, सिर्फ एक बार होंगे, लेकिन होते हैं वो जलेबी की तरह, इसीलिए इसमें जलेबी नुमा सिंग होते हैं। ये सबसे प्रमुख इसकी विशेषता रहेगी। अब इसका ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति स्थान, कहाँ से इसका उत्पत्ति मानी गई है? सबसे पहले ये जो है, इसका उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी साथियों उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हुई थी? उत्तर प्रदेश, उसके पास हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, वहां पे इसका उत्पत्ति स्थान है। कौन कौन से? यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। देखिए, उत्पत्ति स्थल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, ये सब इसके क्या है? उत्पत्ति स्थान, यानी कि सबसे पहले इनकी उत्पत्ति वहां से हुई है। अब है इसका वितरण। तो जहां उत्पत्ति होती है उसके पास में ही वितरण होता है, लगभग यही है। अपने जितना भी बड़ा देख लेना, तो रोहतक और हिसार देख लीजिए, ये हरियाणा के अंदर ही है, हरियाणा ऑलरेडी वहां पर है, ओरिजिन पे हरियाणा, उसका वितरण भी उसके पास में ही होगा। तो रोहतक और हिसार। अब यूपी है तो यूपी
और फिर देखिए यहाँ पर गुजरात आपको याद रखना, राजस्थान, यहाँ पे ये दोनों राज्य ऐसे हैं जो उत्पत्ति स्थल नहीं है लेकिन इनका वितरण वहां पर है। अगर कोई चीज यहाँ पर हुई तो सबसे ज्यादा यहाँ पे हुई तो सबसे पहले वो आस पड़ोस में फैलेगी। तो देख लीजिए उत्पत्ति और विवरण भी आस पड़ोस में, लेकिन कुछ दूरी पे भी तो जा सकती है, 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर लेकर तो जा सकते हैं उसे। तो इसीलिए याद रखना है कि यहाँ पर गुजरात और राजस्थान दो ऐसे राज्य हैं जो इसकी उत्पत्ति स्थान नहीं है लेकिन वहां पे इनका वितरण पाया जाता है। और राजस्थान आ गया तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट रहेगी। अब राजस्थान में कहाँ पे पाई जाती है, तो जयपुर के अंदर। कहाँ पर, जयपुर, स्पेशल जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, फिर फलोदी, बीकानेर, कोटा और अजमेर पूरा संभाग, ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। और ये अजमेर संभाग पूरा जहाँ पे मुर्रा बैच जो है वो पाई जाती है। कौन कौन से, देखिए राजस्थान के अंदर जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बीकानेर, कोटा और अजमेर संभाग, ब्यावर, केकड़ी, वहां पर विशेषता है। इसका रंग होता है काला, आप इसको जेड ब्लैक भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं ये भी आ जाता है वर्ड जेड ब्लैक। जिस प्रकार से थार होती है अपनी, सर की देखी होगी आपने, जेड ब्लैक, उसका भी जन्मदिन आने वाला है सर के साथ में, 14 फरवरी है ठीक। उसका भी। 14 फरवरी को, जो सर को विश कर देना पहले से ही। इनको सबको याद है। देखो जेड ब्लैक, ब्लैक, ठीक है। अरे ब्लैक का मतलब काला, काले का मतलब ब्लैक, इंग्लिश और हिंदी, तो जेड आगे लिख दिया बस। तो इसका कलर कैसा होता है ये देख लीजिए आप, मुर्रा बैच कैसी होती है, जेड ब्लैक, यानी कि काले कलर की। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1% 100% आएगा इसमें से। फिर इसकी विशेषताएं और पढ़ रहे थे अपन, तो सबसे पहले कलर हो गया, ऐसे कलर का प्रश्न नहीं आएगा, निश्चित रहे आप। देखिए इसका सर जो होता है वो छोटा होता है, कैसा होता है, छोटा होता है। देख लीजिए सर कैसा होता है, शरीर की तुलना में इसका जो जो ललाट होता है और जो सिर होता है वो छोटा होता है शरीर की तुलना में। सिंह इसके छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, देखिए। और सबसे इसकी विशेषता क्या है, सिंह छोटे होते हैं लेकिन खुंडीदार होते हैं, जलेबी की तरह मुड़े हुए होते हैं, इसीलिए जलेबी नुमा होते हैं। जलेबी जैसी गुंडीदार मुड़े हुए, जलेबी की तरह मुड़े हुए, इस प्रकार मुड़े हुए ये रहते हैं, इसीलिए जलेबी की। और ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जलेबी नुमा, ये याद रख लेना आप। अब जिसके उद्देश्य से पाला जाता है तो दूध उत्पादन, तो इस भैंस का जो दूध उत्पादन है वो सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना। दूध उत्पादन कितना है, 1800 से लेकर 2000। एक भैंस अपन और पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव के अंदर, क्लासें लगेगी तो कभी बाद में, ठीक है, फ्यूचर में देखेंगे। तो उसमें महसाणा एक भैंस है, उसका भी दूध उत्पादन सर्वाधिक दे रखा है, वो वहां पर अपन क्लियर करेंगे और दूध में भी पढ़ेंगे एक्स्ट्रा। तो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाली भैंस कौन सी है, तो मुर्रा है, ध्यान रखना। 1800 से लेकर 2000 लीटर प्रति ब्याज। अब देख लीजिए इसमें वसा, तो इसकी जो फैट होती है वो 7% होती है। दूध के अंदर फैट कितनी होती है, 7%। गाय में अपन ने पढ़ा था सब में 3, 3.5, 4, 5 इतनी लास्ट थी। सबसे ज्यादा गाय के अंदर कौन सी गाय की नस्ल है जिसमें सबसे ज्यादा वसा थी, बताइए, अपन ने कल पढ़ा था। विदेशी गाय की नस्ल थी, हिंट, दोनों विदेशी गाय है, सबसे ज्यादा वाली भी वही है और सबसे कम वाली भी वही है। दूध तो पड़ी थी जर्सी और होल्स्टीन फ्रीजियन। तो जर्सी जो गाय पड़ी थी उसमें सबसे ज्यादा वसा होती है, 5.5%। और भैंस के अंदर तो शुरू ही 5-6 से होती है, 7 से होती है, इसीलिए इसका दूध भारी होता है और गाय का पतला होता है। और होल्स्टीन, HF लिख दूं मैं यहाँ पे, होल्स्टीन फ्रीजियन जिसको बोलते हैं, HF होल्स्टीन फ्रीजियन, इसमें कितना होता है, 3.5 ही होती है। तो सबसे कम इसमें, सबसे ज्यादा जर्सी में, ये गाय की बात है, ठीक है, ये मैंने वहां पे बता दिया है लेकिन आपको याद रखने के लिए। और इसमें कितनी होती है वसा, 7% होती है, और इससे ही दूध का मूल्य निर्धारित होता है, फैट से। देखिए अब भार, मादा का जो वेट होता है वो 500 से 550 केजी होता है और नर का होता है 500 से लेकर 600 केजी। जिस प्रकार अपन मनुष्य होते हैं उसमें भी वही होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो होती है उनका वजन जो होता है वो कम होता है ना, वो का वो रीजन है। महिलाओं का वेट कम होता है, कोई किसी का वेट ज्यादा भी होता है, तो लेकिन किसी को मोटी मिल जाए तो वो अलग बात होती है, लेकिन कभी कभी हो जाता है किसी के पतली, लेडीज का वेट भी कम होता है, लेकिन फिर क्या होता है कि वो शादी के बाद
बैलेंस बिगड़ जाता है, आदमी का धीरे धीरे कम हो जाता है और महिलाओं का बढ़ जाता है, वो सब अलग बात है। जोक सब पार्ट लिखिए 500, और आपको सीधा से याद रखना है, वहां पे अगर पूछेगा ना इस प्रकार से नहीं पूछेगा, 500 पूछेगा 600 पूछेगा, 100 kg 50 kg का अंतर है। अपने भी यही होता है, लेकिन शादी के बाद उल्टा हो जाता है, लेकिन वही है, ठीक है। मादा का वजन कम, नर का वजन ज्यादा, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। दूध देने वाली भैंसों में श्रेष्ठ नस्ल, देखिए दूध देने वाली भैंसों में श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है, तो मुर्रा सबसे ज्यादा पाली जाती है राजस्थान में, सबसे ज्यादा। प्रथम ब्यात की उम्र 36 से 48 माह, पहली बार जब ये बच्चे को जन्म देती है ना, तो 36 माह से लेकर 48 माह के अंदर ये बच्चे को जन्म देने योग्य हो जाती है। और मैंने क्या बताया था कि इनकी एवरेज कितना होता है, युवा अवस्था की एज 30 माह, मैंने बताया था आपको 30 माह, तो ये इनका औसत था सभी का मिलाकर। ये पर्टिकुलर इसका दे रखा है 36 से 48 माह, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, सबका मिला के एवरेज 30 माह। गायों का कितना था, 24 माह। इसका प्रजनन केंद्र आपको सबके याद करने हैं, एक प्रश्न आएगा इंपोर्टेंट, इसका है कुमेर डीग के अंदर और डग झालावाड़। पहले कुमेर भरतपुर में पढ़ते थे, लेकिन अब डीग, ठीक है, और डग झालावाड़ दोनों जगह पे इसके प्रजनन केंद्र है। दूसरी जो है भैंस वो है भदावरी भैंस, कौन सी है, भदावरी भैंस। तो इसका जो उत्पत्ति स्थल है क्या है, उत्पत्ति स्थान, तो भदावरी भैंस जो है इसका उत्पत्ति स्थान है साथियों यूपी के अंदर। यूपी में कहां पर, तो एक क्षेत्र है जिसका नाम है भदावर, क्या नाम है, भदावर क्षेत्र का नाम है, उसी क्षेत्र के नाम पर इसका नाम पड़ा है भदावरी। अब ये भदावर क्षेत्र कहां पर पड़ता है, तो ये आगरा जिले में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, आगरा जिले में। तो देखिए इसका उत्पत्ति स्थल यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, आगरा जिले का भदावर क्षेत्र, और इस भदावर क्षेत्र से इसका नाम पड़ा है भदावरी। लगभग जितनी भी गाय भैंस अपन देख रहे हैं ना, उनका नामकरण उसके क्षेत्र के हिसाब से, उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ही हो रखा है। तो वितरण और उत्पत्ति में यही डिफरेंट है, यहां से इसका उत्पन्न माना जाता है, और वितरण मतलब यहाँ पे ये पाई जाती है। तो देखिए यूपी से है इसका उद्गम, तो वितरण भी सबसे ज्यादा यूपी में ही होगा। तो देखिए यमुना और चंबल घाटी जो है, यमुना नदी और चंबल घाटी का जो क्षेत्र है ना, वहां पे ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। स्पेशल इटावा और ग्वालियर में, इटावा और ग्वालियर दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे भदावरी भैंस की विवरण सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में वहां पर ये भैंस पाई जाती है। तो देखिए यमुना चंबल घाटी से मतलब है यमुना और चंबल जो नदी घाटी है उसके आसपास का क्षेत्र, स्पेशल इटावा और ग्वालियर के अंदर। विशेषता इसकी देख लेते हैं, इसका रंग तांबे जैसा होता है, कैसा होता है, तांबे की तरह, हल्का सा लालपन लिए होता है। तांबा जो अपन देखते हैं ना, मेहरून टाइप में होता है, हल्का सा रेडिश, उस तरह से इसका कलर होता है। दूर से दिखने पर नहीं दिखता, लेकिन हल्का सा इसमें रेडनेस होती है तांबे की तरह। शरीर इसका आगे से पतला और पीछे से कैसा होता है, चौड़ा होता है, नाव के आकार का, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सी भैंस की नस्ल है जिसका आकार नाव की तरह होता है, अरे नाव नहीं होती, ऐसे ऐसे होती है, दोनों तरफ से कैसे होती है, इस प्रकार से नाव अपन बनाते हैं, आगे से भी संकरी होती है, पीछे से भी संकरी, और बीच में से कैसी होती है, यहाँ से चौड़ी होती है। उसी तरह ये भैंस होती है, जो आगे से और पीछे से तो होती है संकरी, और बीच में से थोड़ी सी ये मोटी होती है, नाव की तरह होती है। इसीलिए इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि भैंस की कौन सी नस्ल है जो नाव के आकार की होती है, तो वो ध्यान रखना, भदावरी भैंस जो है वो नाव की आकृति की होती है। अयन चोटे जिस पर दुग्ध शिरा विकसित होती है। अब अयन कहो या थन कहो एक ही बात है, जो दूध देने के लिए जो थन होते हैं, जो अयन होते हैं, वो कैसे होते हैं, विकसित होते हैं। विकसित मतलब कैसे, उसमें दुग्ध शिरा जो होती है वो बहुत ज्यादा विकसित होती है, दूध निकालने में आसानी रहती है। विकसित जब शिराएं होती है ना, तो दूध आसानी से निकल जाता है, ये इसका बड़ा से बड़ा फैक्ट, ये याद रखना है कि दुग्ध शिरा कैसी होगी, विकसित होगी। अगर दुग्ध शिरा विकसित होगी तो मतलब दूध निकालने में ज्यादा समस्या नहीं होती है। तो कौन सी भैंस की नस्ल है जिसकी दुग्ध शिरा जो होती है वो विकसित होती है, अयन विकसित होता है, थन आ सकता है यहाँ पर, तो भदावरी भैंस। अयन छोटे जिस पर दुग्ध शिरा विकसित, अयन छोटे होते हैं मतलब थन छोटे होते हैं, लेकिन दुग्ध शिरा जो है वो विकसित होती है। और दूध निकालते हैं ना, किस तरफ से निकालते हैं, तो बाई तरफ से निकालते हैं, ध्यान रखना। दूध निकालने की भी अलग अलग विधियां है। चुटकी विधि, चुटकी मतलब ये वाली चुटकी, इस प्रकार से भी दूध निकालते हैं। अंगूठा विधि, ये अंगूठा होता है, इस प्रकार से भी दूध निकालते हैं। ये सब पूर्ण हस्त विधि भी है, पूरे हाथ से,
ये और अब तो मशीनें भी आ गई है, तो ये सब क्या है, किस प्रकार से काम करती है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ये दूध में पढ़ेंगे कौन कौन सी विधियां है दूध निकालने की, किस काम आती हैं। इसका दूध उत्पादन देख लेते हैं अपन। तो इसका जो दूध उत्पादन है ना, वो लगभग 1100 से लेकर 1300 लीटर प्रति ब्यात, यानी कि एक बार जब ये भैंस किसी बछड़े को जन्म देती है तो लगभग ये 1100 से लेकर 1300 लीटर दूध देती है उसने पूरे दुग्ध काल के अंदर। देखिए वसा, इसके दूध में वसा कितनी होती है, 13%, सबसे ज्यादा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भैंस की कौन सी नस्ल है जिसमें सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है, तो भैंस के अंदर सबसे ज्यादा वसा है, इसका मतलब इसका दूध सबसे महंगा बिकेगा, ठीक है, सबसे महंगा बिकेगा, क्योंकि दूध का मूल्य भी वसा से ही निर्धारित होता है। तो वसा कितनी होती है, 13%, सबसे ज्यादा। 10 से बाहर अगर किसी के परसेंटेज है तो मेरे हिसाब से ये भैंस ही है जिसमें 10 से बाहर 13% इसमें वसा होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और वसा ज्यादा है इसका मतलब घी उत्पादन में यह जो भैंस है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। घी उत्पादन में यह नस्ल सबसे ज्यादा उपयोगी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना कि कौन सी भैंस है जो घी उत्पादन में सबसे ज्यादा उपयोगी है, भदावरी। किस वजह से है, तो क्योंकि इसमें 13% वसा होती है। दूध का वैसे एक अपेक्षित घनत्व भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.028 से लेकर 1.032 होता है, ठीक है। वो लैक्टोमीटर से ज्ञात करता है। किससे ज्ञात करता है, लैक्टोमीटर से। ये बाद में, ये नहीं लिखना आपको, ये दूध में पढ़ेंगे अपन। 1.28 से लेकर 1.0 तक होता है दूध का अपेक्षित घनत्व। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, साइड में लिख देना उसको, वो ये है कि अगर गाय व भैंस का दूध क्या है, अगर गाय व भैंस का दूध मिक्स हो जाए, क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, तो कैसे पता चलेगा कि ये जो दूध है उसमें गाय और भैंस का दूध मिक्स हो रखा है। कुछ करते हैं ऐसे लोग कि दूध कम पड़ रहा है तो दोनों को क्या कर लेते हैं, मिक्स कर देते हैं। डेयरी में हुए या दूध बेचने वाले, सब नहीं करते लेकिन कुछ करते हैं। तो जब आपको लगे कि इस दूध में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और आपको पता करना है कि ये गाय का और भैंस का मिक्स है, तो इसको, जब गाय और भैंस का दूध आपस में मिला हुआ है, इसको पता करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है, उस परीक्षण का नाम है साथियों हंसा परीक्षण। क्या नाम है, हंसा परीक्षण। हंसा परीक्षण से यह पता चलता है कि इस दूध के अंदर गाय और भैंस का दूध दोनों मिक्स है। वैसे हंसा परीक्षण क्या होता है, कोबाल्ट परीक्षण क्या होता है, लैक्टोमीटर से किस प्रकार से रीडिंग ली जाती है दूध की, कि दूध में कितनी फैट है, पानी मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ, वो अपन आगे देखेंगे। लेकिन ये हंसा परीक्षण से पता चलता है कि दूध में जो है मिलावट की हो रखी है। दूध का पीलापन अपन ने देख लिया था कैरोटीन की वजह से, मीठापन लैक्टोज की वजह से, सफेद रंग कैसिन की वजह से, वो सब अपन ने देख लिया था। लेकिन दूध कभी भी लाल भी हो जाता है, तो लालपन किसकी वजह से होता है, अगर दूध में रक्त मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, रक्त मिला हुआ, अगर दूध में रक्त मिला हुआ है तो दूध का रंग लाल होगा। क्या होगा, लाल होगा। अब आप कहोगे कि सर ब्लड कैसा होता है, लाल ही होता है ब्लड। अगर ब्लड मिलेगा तो दूध तो लाल होना ही है ऑब्वियसली। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दूध जो है, दूध के अंदर लाल जो रंग है वो कैसे मिलता है, मतलब रक्त जो है ये कैसे मिलता है, दूध है उसमें रक्त किस प्रकार से मिलता है। तो अगर गायों को कौन सी बीमारी हो जाती है, थनेला रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, थनेला। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये थन से संबंधित है। थन का मतलब होता है अयन, जो दूध निकालने के लिए जो काम लिया जाता है अयन। उसके अंदर जब थनेला रोग हो जाता है तो कभी कभी दूध निकालते समय उसमें ब्लड निकल जाता है दूध के अंदर, और जैसे ही दूध के अंदर ब्लड निकलेगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल। अपन ने पीलापन पढ़ लिया कैरोटीन, सफेद पढ़ लिया कैसिन, मीठापन पढ़ लिया लैक्टोज, वो सब देख लिए। लेकिन लाल, कभी कभी दूध लाल भी दिखता है। अगर उसमें हल्का सा लाल है तो समझ जाओ कि वो जो दूध आपको पिलाया गया है या दूध आपने लिया है वो थनेला रोग से ग्रसित पशु का लिया हुआ, चाहे वो गाय हो सकती है चाहे वो भैंस हो सकती है। तो थनेला रोग से जब कोई ग्रसित होता है पशु, उसका जो दूध होगा वो हल्का सा लाल रंग का होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं।
सबसे ज्यादा वसा याद रखना भदावरी की होती है। किसकी होती है? भदावरी। तो भदावर क्षेत्र याद रखना यूपी, ठीक है, यमुना चंबल। देखिए टी से तांबा, टी से 13% वसा, और टी से 1300 लीटर इसका दूध। सब टी याद रखने, टी से तांबा, टी से 13 और टी से 1300 लीटर इसका दूध। हंसा परीक्षण याद रखना है कि अगर गाय और भैंस का दूध दोनों मिले हुए हैं उसका पता करना है तो हंसा परीक्षण होगा। हंसा परीक्षण क्या होता है, कोबाल्ट परीक्षण क्या होता है, लैक्टोमीटर जो वसा मापी होता है, लैक्टोमीटर वसा ज्ञात करने के काम में लिया जाता है। ये सब अलग से देखेंगे, ठीक है, अभी बताएंगे तो यहाँ आधा घंटा चला जाएगा उसमें। अब है सुरती भैंस। सबसे पहले तो आपके दिमाग में जो थीम होती है ना, अपन कोई भी पढ़ते हैं उसका टाइटल जो होता है आधा काम तो वही अपने क्लियर कर देता है, नहीं होता? जैसे अपना चैनल है गौरव ज्ञान धारा, अब ज्ञान है मतलब इससे ज्ञान की बातें मिलेगी, उसमें कोई ऐसा तो मिलेगा नहीं कि कोई डांस के वीडियो नहीं मिलेंगे आपको, तो ज्ञान की बातें ही मिलेगी। तो आधा काम तो उसने कर दिया अपना। उसी तरह से जैसे गुरुकुल है, इसका मतलब फिक्स है कि वो पढ़ाई से रिलेटेड है। अब सूरती नाम है तो नाम भी तो सोच समझ के रखते हैं। तो सूरत कहाँ पर है? सूरती देख लीजिए, सूरत तो गुजरात है, तो सीधा दिमाग में आना चाहिए कि ये गुजरात में सूरत होगा। तो सबसे पहले ये आगे देखिए, सूरत क्षेत्र क्या हो गया? सूरत। बोलते ना कि आदमी में दिमाग होना चाहिए, सूरत तो गुजरात में भी है, सूरत। और उसके पास में देखिए आनंद, बड़ौदा, खेड़ा, ये सब कहाँ पर है? गुजरात। तो गुजरात में सबसे पहले सूरत क्षेत्र, उसके पास में ये क्षेत्र है आनंद, बड़ौदा, खेड़ा, जहां पर सूरती भैंस का उत्पत्ति स्थल या उद्भव स्थल माना जाता है। आनंद देखिए, आनंद से याद आ रहा होगा ऑपरेशन फ्लड दुग्ध क्रांति, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध क्रांति जो है, ठीक है, वो यहाँ से शुरुआत हुई थी। सबसे ज्यादा भारत में पहले दूध की कमी थी और दूध को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला था ऑपरेशन फ्लड से मिला था, जो आनंद गुजरात से शुरू हुआ था, जहां पे अमूल की सबसे बड़ी डेयरी भी है। किसने शुरू किया था? वर्गीस जे कुरियन ने। किसने किया था? वर्गीस जे कुरियन। यहां से दुग्ध क्रांति आई थी भारत में, ये अपन दुग्ध में पढ़ेंगे। अब इसका वितरण, तो वितरण मैंने आपको कहा कि पास में ही होता है। तो गुजरात के पास में देखिए अपना कौन सा भाग पड़ेगा? राजस्थान का दक्षिणी भाग पड़ेगा, तो दक्षिणी राजस्थान। स्पेशली डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीडी, ऐसे याद कर लेना, बीडी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बीडी। अब इसकी विशेषता है, क्या है? विशेषता है। तो इसकी जो विशेषता है, सबसे पहले इसके जो सींग होते हैं वो दराती की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? दराती की तरह। देखिए सूरती के पीछे भी टी और इसके पीछे भी ती, सूरती दराती दोनों एक जैसे शब्द है, होमोफोन्स की तरह मिल रहा है, सूरती दराती, सूरती दराती। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उसकी सूरत देखी और मैं डर गया, उसकी सूरत क्या है? मुझे डराती है। तो दराती और दराती, अपना काम निकलना है बस। हंसियानुमा होती है, कैसी होती है? हंसियानुमा। हंसिया यंत्र होता है कृषि कार्य में जो फसल काटने में काम होता है, उसी तरह। आकृति के होते हैं और जबड़े के नीचे सफेद रंग की पट्टी होती है। इसके पिक में नहीं दिया हुआ है लेकिन ध्यान रखना, ये जो जबड़ा होता है यहाँ से, यहाँ पे एक हल्की सी ऐसे व्हाइटनेस की पट्टी होती है यहाँ जबड़े के ऊपर, कैसी होती है? सफेद कलर की एक पट्टी होती है। ऐसी पट्टी होती है, सफेद कलर की पट्टी होती है। सूरती की आपको एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, नहीं लिखी है, लिख देना। इसकी जो पूंछ होती है ना, पूंछ के जो बाल होते हैं ना, एक पूंछ होती है इस प्रकार से और नीचे की तरफ बाल होते हैं। ये जो बाल होते हैं ना, ये सफेद होते हैं। कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। तो कौन सी भैंस की नस्ल है जिसके पूंछ के जो बाल होते हैं वो सफेद होते हैं? तो सूरती, इसीलिए तो सूरती नाम है, इसकी सूरत अच्छी होती है, सफेद। और यहाँ पर भी जबड़े के ऊपर भी व्हाइट पट्टी होती है, तो इससे क्या ये सूरत अच्छी लगती है, इसलिए सूरती। ये याद रखना कि पूंछ के जो बाल होते हैं वो सफेद होते हैं। ये लिख लोगे या लिखो यहाँ पर, इसकी पूंछ के जो बाल होते हैं वो सफेद होते हैं। अब इसका दूध उत्पादन तो देखिए 1400 से लेकर 1600 लीटर। भैंस का देखिए दूध उत्पादन गायों से लगभग औसत से ज्यादा है, मतलब डबल है। उनका 500, 600, 700, 800 था, यहाँ पे सबके देख लीजिए आप 1200, 1500 से ऊपर ही है, 2000 के आसपास।
इसमें वसा होती है 7.5%। कितनी होती है? 7.5% वसा होती है। अब है नीली रावी। ये तो इजी है बिल्कुल। अब इजी कैसे? तो इजी है। नीली रावी, देखिए अब रावी क्या है? नदी का नाम है। किसका नाम है? नदी का। तो सबसे ज्यादा नदी कहां पर है? पंजाब में। क्यों है? उसका नाम भी पंजाब है, 5 नदियों का संगम पंजाब। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नदी कहां पर है? पंजाब में है। तो इसका नाम भी लिख लीजिए रावी, और रावी भी किसका नाम है? नदी का नाम है। तो इसका मतलब इसका उत्पत्ति स्थान कहां पर होगा? पंजाब में होगा। और रावी नदी आ गई तो इसके साथ में मिलती जुलती दूसरी नदी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? सतलज। तो मतलब सतलज और रावी जो नदी है उसका जो क्षेत्र है वो कहां पर है? पंजाब में। और पंजाब ही इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है नीली रावी का। अब जो है इसका वितरण, तो वितरण और उत्पत्ति स्थान मैंने आपको कहा है कि पास में होते हैं। तो ऊपर वाले जिले देख लीजिए आप, उत्तर की तरफ राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर गंगानगर में एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया तो अनूपगढ़ हो गए। तो तीनों याद रखते हैं, गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। पुरानी बुक होगी अगर किसी ने पढ़ी होगी तो गंगानगर और हनुमानगढ़ हो गए, वहां पे अनूपगढ़ नहीं होगा। इसलिए आपको अनूपगढ़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये तो आपने पढ़ ही रखा है, ये नया बना है ना, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन भी नए जिलों के आधार पर ही पूछा जाएगा। देखिए अब इसके उपनाम है। क्या है? उपनाम। पंच कल्याणी और पंचभद्रा। तो पंजाब क्या है? 5 नदियों का समूह, इसीलिए उसका नाम पंजाब पड़ा है। 5 नदियां मिलती है, तो 5 से पंजाब, और पंच से कल्याणी, और पंच से पंचभद्रा। तीनों पे पंच पंच, तो 5 शब्द आ गया, मतलब समझ जाना कि वो नीली रावी है। क्या है? नीली रावी। पंच कल्याणी और पंचभद्रा इसके उपनाम है। अब इसकी विशेषता है, तो इसकी जो आंखें होती है वो कजरी बिल्ली जैसी होती है। कैसे होती है? कजरी बिल्ली की तरह। देख लीजिए आप यहाँ पे, इसकी आंखें चमक रही है। और आपने कभी अंधेरे में बिजली को देखना, सॉरी बिल्ली को देखना, किसको देखना? बिल्ली को। तो ऐसे वो भी आंखें जो होती है ना उसकी, वो चमकती है इस तरह। इसकी तरह ये ऐसी भैंस है एकमात्र जिसकी आंखें जो होती है ना वो भी बिल्ली की तरह कजरी होती है, चमकती है ऐसे। तो इसकी आंखें कजरी बिल्ली जैसी होती हैं। अब इसके देखिए माथा, जो फोरहेड जो होता है, माथा, चेहरा और थूथन पर इसके क्या होते हैं? सफेद चिन्ह होते हैं। ये माथा क्या है? माथा। और ये जो है चेहरे के ऊपर ये जो थूथन जो नथुने जो होते हैं, नथुने भी कैसे होंगे? इसके सफेद होंगे। ठीक है, कुछ पैरों के ऊपर भी व्हाइटनेस होती है, और थूथन के ऊपर आयन के आसपास का जो क्षेत्र होता है इसमें नहीं देखकर, लेकिन यहाँ पर भी हल्की सी पट्टी आपको मिलेगी, और इस प्रकार से आपको व्हाइटनेस सबसे ज्यादा यहाँ पर मिलेगी। ये जो नथुने होंगे वो सफेद होंगे, और ये जो फोरहेड होगा ये आपको सफेद दिखा देगा। इसकी आंखें जो होगी वो बिल्ली की तरह कजली होगी। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी बिल्ली जैसी कजली आंखें। अब इसका देख लेते हैं अपन दूध उत्पादन। तो इसका जो दूध उत्पादन है वो है 1500 से लेकर 1700 लीटर प्रति ब्यात। एक बार ब्याने के बाद ये एवरेज 1500 से लेकर 1700 लीटर दूध देती है। वसा, वसा है इसकी 8%। जितनी भी अपने नस्लें पड़ी सबकी वसा बराबर है, 7, 7.5, 8। इससे बाहर कोई नहीं गया, सिर्फ एक गई थी। कौन सी थी बताइए? कौन सी थी? कमेंट करके मेरे को बताना। 13% है जिसमें। कितनी थी? 13%। ये आपका होमवर्क है, पढ़ी है उसी में से था। 13% था जाफराबादी में, बदावरी में, सॉरी किसमें था? बदावरी। कितना था? 13%। और वसा जो होती है सबसे ज्यादा इसमें रहती है। नेक्स्ट देखिए जाफराबादी। तो कौन सी है? जाफराबादी। तो देख लीजिए सबसे पहले जाफराबादी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बादी। अपन अपन नहीं बोलते हैं इसके बादी आ गई है। बादी का मतलब क्या है? कि शरीर जब मोटा हो जाता है तो किसी के बोलते हैं कि ये बॉडी बनी है, ये बादी से हुआ है। मतलब कभी कभी होता है, मारवाड़ी में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, वादी है ये, वादी है ये, मतलब मोटा हो गया है। तो जाफराबादी मतलब इसके बाद ही आ गई। तो भैंसों की नस्ल सबसे मोटी, सबसे मोटी, तगड़ी, तो नाम से ही है। ये जाफराबाद जो क्षेत्र है ना वहां पे पाई जाती है। अब जाफराबाद कहां पर है? तो गुजरात के अंदर है। कहां पर है? गुजरात के अंदर। गुजरात में काठियावाड़, जामनगर और उसके पास में जाफराबाद जो क्षेत्र है इसके नाम पे इसका नाम पड़ा है जाफराबाद। तो काठियावाड़ और जामनगर कहां पर पड़ते हैं? गुजरात में। ये वो क्षेत्र है जहां से इसकी जन्मस्थली मानी जाती है, उत्पत्ति स्थान। अब इसका वितरण,
मतलब यहाँ से बाद ये कहाँ कहाँ पे फैली हुई है, इसका वितरण है। तो देखिए गुजरात के पास राजस्थान, और राजस्थान का भी दक्षिणी पार्ट, और दक्षिणी पार्ट में सबसे बड़ा देख लीजिए तो उदयपुर संभाग। तो उदयपुर में कहाँ पर है, उदयपुर और गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र, जहाँ पे जो है जाफराबादी भैंस पाई जाती है। इसकी विशेषताओं में सबसे पहले वही रंग, इसका रंग कैसा होगा, काला होगा। कैसा होगा, काला। देख लीजिए आप यहाँ पर, सिर भारी व उठा हुआ। सिर कैसा होगा, सिर जो होगा वो भारी होगा और उठा हुआ होगा। कैसा होगा, उठा हुआ होगा। उठा हुआ मतलब आगे की तरफ, बाहर की तरफ निकला हुआ होगा। तो इसका देख लीजिए, सिर भारी व उठा हुआ। भैंस की सबसे भारी नस्ल है ये, आगे देखिए, सबसे भारी, मोटी या फिर भारी। तो बादी होगी अगर किसी के शरीर में तो वो भारी हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है इसका। सबसे भारी नस्ल कौन सी है भैंस की, तो जाफराबादी। अब सबसे भारी आ गई तो हल्की भी तो याद करनी पड़ेगी। तो हल्की कौन सी होती है, तो सबसे हल्की, सबसे हल्की नागपुरी आगे आएगी, बता देंगे, ठीक है। नागपुरी सबसे हल्की आगे आएगी, ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे हल्की कौन सी, नागपुरी। सबसे भारी जाफराबादी। नागपुरी, संतरा, संतरा खाएंगे, जूस निकाल के पीते हैं, लिक्विड होता है तो हल्का होता है, तो हल्का से नागपुरी, ठीक है। और बादी से क्या हो जाता है, शरीर हैवी हो जाता है, ये भारी। और एक सबसे उपद्रवी और है, सबसे उपद्रवी, उपद्रवी मतलब बदमाश। तो उपद्रवी भैंस कौन से पूछा, तो टोड़ा। क्या है, टोड़ा। सबसे उपद्रवी ये होती है टोड़ा, ये ध्यान रखना। कौन सी होती है, तो सबसे भारी जाफराबादी, सबसे हल्की नागपुरी, और सबसे उपद्रवी पूछे तो टोड़ा। इंपोर्टेंट, 2004 में सबसे ताकतवर मादा पशु का पुरस्कार इसे मिला है। सबसे ताकतवर, ताकतवर होती है इसीलिए तो नाम जाफराबादी है, सबसे मजबूत होती है इसीलिए इसको 2004 में। कब मिला, तो 2004 में मिला। अभी एक गाय है चाचोरी, कौन सी गाय है, चाचोरी। उसको भी पहले वो रजिस्टर्ड नहीं थी, अब उसको मान्यता प्राप्त गायों में शामिल कर लिया गया है। साइड में लाइन लिख देना कि रिसेंटली जो है चाचोरी जो गाय है उसको मान्यता प्राप्त गायों की श्रेणी में शामिल किया गया है, ठीक है। पहले उसका जन्म स्थान जालोर था, अब साचोर बताना है आपको, क्योंकि जालोर जो है वो अलग और छाछोर जो अलग डिस्ट्रिक्ट हो चुका है। दुग्ध उत्पादन देख लीजिए इसका, 1400 लीटर प्रति ब्यात। कितना है, 1400 लीटर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि जाफराबादी है, सबसे बादी मतलब मोटी है, इससे मतलब इसका दूध उत्पादन ज्यादा होगा। दूध उत्पादन सबसे ज्यादा होता है मुर्रा का। किसका होता है, मुर्रा, 1800 से लेकर 2000 लीटर। एक मैसाण का भी होता है, उसका भी लगभग 2000 के पास पास है, लेकिन वो मैं कंफ्यूजन आपका आगे दूर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, ये सबसे मोटी भैंस है, इसका मतलब इसका दूध सबसे ज्यादा नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। वसा इसमें देख लीजिए, वसा होती है 7 से लेकर 9% तक। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं आप इसका। महसाणवी, तो ये भी देखिए, अपन ने जितनी भी भैंस आज पढ़ी है ना, ऑलमोस्ट 70% सब गुजरात की है। लेकिन अब यहाँ पे गुजराती पढ़ी है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि भैंस उत्पादन में प्रथम कौन है, यूपी, सेकंड राजस्थान और थर्ड गुजरात है। थर्ड क्या है, गुजरात है, फिर एमपी है, मध्य प्रदेश और फिर बिहार है। और सबसे जिले में पूछे तो जयपुर राजधानी, सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से जिला कौन सा है, जयपुर है, तो जयपुर। और सबसे कम जैसलमेर में। तो महसाणवी जो नस्ल है वो मुर्रा और सूरती का क्या है, संकर है। दोनों का क्या है, संकर है, मतलब उन दोनों का मिक्स करके इस महसाणवी नस्ल को जन्म दिया गया है। तो ये मुर्रा और सूरती का संकर इसे मान सकते हैं। अब इसका उत्पत्ति स्थल, तो नाम से ये महसाणा, तो महसाणा कहां पर है, गुजरात में है। तो गुजरात के महसाणा का ही इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और महसाणा के पास में ही 2 जिले हैं, बनासकांठा और साबरकांठा, वहां पर भी इसका जो है उत्पत्ति स्थान माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है महसाणा, लेकिन वो ऑप्शन में महसाणा नहीं देगा क्योंकि महसाणवी नाम ही है, वो तो इजी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है बनासकांठा और साबरकांठा, ठीक है। अब इसका वितरण जहां पे उत्पत्ति उसके पास में ही वितरण, ये आपको ध्यान है। तो राजस्थान का उदयपुर, जालोर और छाछोर, तीनों ही ऐसे जिले हैं जो गुजरात के पास में है। तो क्या हो जाएगा, उदयपुर, जालोर और छाछोर। राजस्थान का पंजाब कहता है जिसे, छाछोर।
अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। सबसे पहले इसका रंग काला व भूरा। जितनी भी अपन ने नस्ल पढ़ी है ना, सब काली पढ़ी है, एक को छोड़ के। एक में ताम्र रंग था, तांबे की तरह। इसका रंग होता है काला, लेकिन कभी कभी ये हल्की सी ब्राउन यानी कि भूरे रंग की भी होती है। कौन सी? मैसाणवी नस्ल। इसकी एक इंपॉर्टेंट विशेषता होती है कि इसके जो सिंग जो होते हैं ना, वो कुछ मुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के से मुड़े हुए होते हैं, हल्के से मुड़े हुए होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन कंफ्यूजन नहीं होता है कौन सी नस्ल है जिसके सिंग होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं, तो मैसाणवी के होते हैं। और कौन सी ऐसी नस्ल है जिसके नस्ल खुंडी नुमा होते हैं या जलेबी नुमा होते हैं, तो वो मुर्रा है, वो अलग है, वो ध्यान रखना। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। इसके जो सिंग होते हैं वो कुछ चौड़े और मुड़े हुए, इसके जो सिंग होते हैं ना वो चौड़े भी होते हैं, ये ध्यान रखना। इसकी जो लेंथ होती है ना, ये चौड़ाई वो बड़ी होती है और इस प्रकार से मुड़े होते हैं। सिंग मुर्रा के भी मुड़े होते हैं, लेकिन उसके सिंग की चौड़ाई होती है वो थोड़ी कम होती है। वो जलेबी नुमा होते हैं, खुंडी नुमा होते हैं, इसके हल्के से मुड़े होते हैं, उसके पूरी तरह से बैंड होते हैं। अब इसका दुग्ध उत्पादन तो 1200 से लेकर 1800 लीटर ये प्रति ब्याज जो है इसका दूध उत्पादन है। इसमें वसा 7%। सब में वसा लगभग ऑलमोस्ट 7 और 8 के बीच में ही है। सिर्फ 13% आपको याद रखनी है सबसे ज्यादा। ठीक है, बदावरी में कौन सी थी? बदावरी। अब है नागपुरी नस्ल। कौन सी है? नागपुरी नस्ल। नागपुर कहां पर है? पहला प्रश्न यही है, नागपुर कहां पर है? तो नागपुर है साथियों महाराष्ट्र में। तो इसका उत्पत्ति स्थान नागपुर, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में है तो इसका वितरण, उत्पत्ति के बाद क्या आता है? वितरण। तो जब इसके उत्पत्ति महाराष्ट्र में है तो इसका वितरण भी उसके आसपास में ही होगा। तो महाराष्ट्र और आसपास का क्षेत्र जो नागपुर के आसपास में है, तो महाराष्ट्र याद रखना है आपको। नागपुर में इसका उत्पत्ति स्थान है और कहां पे इसका वितरण है? तो पूरे महाराष्ट्र में, स्पेशली नागपुर का बेल्ट। इसकी विशेषता है तो भैंस में सबसे हल्की भैंस है। मैंने आपको ये लिखाया था पहले। सबसे भारी कौन सी थी? जाफराबादी। सबसे भारी जाफराबादी। भैंसों में सबसे हल्की भैंस। और भारी कौन सी थी? मैंने आपको लिखवा दिया था, भारी जाफराबादी। अब किसी के बादी आ गई तो शरीर भारी होगा। और उपद्रवी भी लिखवाया था मैंने आपको। उपद्रवी यानी कि बदमाश, टोड़ा। कौन सी थी? टोड़ा भैंस। देखिए इसके सिंग गर्दन लंबे, जबकि पैर इसके छोटे होते हैं। तो इसके सिंग होते हैं और जो गर्दन होते हैं वो लंबे होते हैं। देखिए इसके सिंग, देखिए जितनी भी भैंसें पड़ी है सबसे ज्यादा सिंग लंबे किसके हैं? नागपुरी के हैं। तो इसकी सिंग लंबी होती है। इसकी गर्दन भी आप देख लीजिए, इतनी चौड़ी गर्दन है। तो ये एकमात्र ऐसी भैंस है जिसके सिंग बहुत ज्यादा लंबे होते हैं और गर्दन भी बहुत ज्यादा इसकी लंबी होती है। ये इसकी मुख्य विशेषता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रखना है इसको। कौन सी भैंस की नस्ल है जिसके सिंग बड़े होते हैं और गर्दन लंबी होती है? तो वो है नागपुरी। इसका भी दूध उसके बराबर ही है, लगभग 1200 से लेकर 1800 लीटर प्रति ब्याज। और वसा देख लीजिए इसमें भी 7% है। कितनी है? 7%। देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे हल्की, भारी जाफराबादी और उपद्रवी टोड़ा। ये तीनों याद रखना आपको। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक यहाँ पर आपको मैं और कुछ बता देता हूँ। देखिए भैंस का जो मांस होता है, क्या होता है? भैंस का मांस उसे बोलते हैं बफन। गाय का जो मांस था उसे क्या बोला था कल? बीफ। क्या बोला था? बीफ, वो याद रखना, बीफ। और बछड़े का जो मांस होता है, किसका? चाहे वो गाय का हो या भैंस का हो, बछड़े का मांस उसे बोलते हैं विल। क्या बोलते हैं? विल। मुर्गी का मांस चिकन। क्लास लेनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आगे कर लो। ये तो की क्लास लेनी है अब आगे। आगे और कुछ बताना था लेकिन वो बाद में बताएंगे क्योंकि लेट हो रहा है, टाइम भी हो गया है, सर को भी क्लास लेनी है। बातें तो बहुत सारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास। टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, आप देख ले इसको। इसमें कुछ अपडेटेड प्रश्न है वो और जुड़ेंगे, टेंशन नहीं ले। ठीक है, आप में ऑलमोस्ट 300-400 प्रश्न है वो जोड़ेंगे इसमें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।